हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पहले कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 के आगे करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10 to the power of 3 Newton per Coulomb and points radially inwards, what is the net charge on the sphere? तो इस चीज़ को करने के लिए, इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो मैंने पीछे बताया था कि फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब स्फीयर के बाहर से मैं देखूंगा तो वो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही दिखाई देगी एज इफ उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ था। और ऑब्वियसली फॉर आर लेस देन कैपिटल आर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ पर चूंकि मेरा जो पॉइंट 20 सेंटीमीटर दूरी पे है जबकि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ग्रेटर देन आर वाला केस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगी। तो के क्यू बाई आर की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। बल्कि इस के की जगह पर भी मैं 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 डाल दूं तो ये इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करके क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर रेडियली इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ फील्ड है, इसका मतलब जो मेरा चार्ज है वो नेगेटिव होगा। तो क्यू की वैल्यू -1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर बाई 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर, इसका मतलब रेडियस 1.2 मीटर हो गया, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये चार्ज होगा, ये यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी वैल्यू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगी, या क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर यहाँ गिवन ही है, रेडियस गिवन है, वैल्यू पुट करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मुझे क्यू पता है तो वहां से मैं फ्लक्स भी निकाल लूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज produces a field of 9 into 10 to the power of 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन चार्ज। मतलब कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हम लोगों ने गॉस लॉ वाला जो एक डेरिवेशन किया था उसमें अगर मेरे पास इनफाइनाइटली चार्ज डेंसिटी लेमडा का, मेरे पास कोई इनफाइनाइटली लाइन चार्ज हो जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा हो, तो इससे आर दूरी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसकी वैल्यू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर आती थी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 है। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 हो जाएगी। लेमडा मुझे चाहिए, आर की वैल्यू 0.02 ले लूंगा बिकॉज 20 सेंटीमीटर है, और इसको 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 लिखूंगा। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude 17 into 10 to the power of -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस चार्ज डेंसिटी को मैं थोड़ी देर के लिए सिग्मा कह देता हूँ। तो मेरे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, जानबूझ करके मैंने इनको थिक बना लिया है। इनके इनर सरफेस पे यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, बिकॉज उन्होंने कहा कि जो चार्ज डेंसिटी है दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ए इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहे हैं बी इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, यहाँ पर पूछ रहे हैं, और सी
इन बिटवीन द प्लेट्स। तो सी पार्ट में यहाँ पर पूछ रहे हैं, तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो अगर मैं ए वाला केस देखूं तो यहाँ पर जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगी और इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बाई सिमिलर लॉजिक यहाँ पर एक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उल्टी तरफ होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो आगे चल करके हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, जहां पर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि दो प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो आउटसाइड दीज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बिकॉज दोनों प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। अब इस पॉइंट सी पे देखते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उसमें पॉजिटिव चार्ज की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव चार्ज की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड अप हो जाएंगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो मेरे को सिग्मा की वैल्यू पता ही है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में ये एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, तुमको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट ले लेते थे सच दैट इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर ये ऑयल की ड्रॉप कोई होती थी जिसको किसी तरीके से चार्ज कर देते थे, एक्चुअली एक्सरे मार करके चार्ज कर देते थे, पर उस चीज़ में भी मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस ड्रॉप के ऊपर कुछ चार्ज क्यू आ जाता था। अब जो कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट है, नीचे की तरफ नेगेटिव प्लेट है, तो ये ऊपर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर की तरफ क्यू ई फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। इस तरीके के दो फोर्सेस लगेंगे। अब अगर मान लो मेरा ये जो ड्रॉप है ये किसी तरीके से हवा में स्टेशनरी हो जाए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। तो वहां से मैं क्यू इज इक्वल टू एम जी कर सकता था और उससे फिर मुझे क्यू की वैल्यू या जैसे इस क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू, इस तरह की चीज़ें निकाल सकता था। तो बेसिकली एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में जो कि नीचे की तरफ है, मैंने एक बात बताई नहीं, ये जो चार्ज होता है टिपिकली नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन से लेकर के आ जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक नेगेटिव चार्ज वाली ड्रॉप रखी हुई है जिसके ऊपर के डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, और ये इस तरीके से रखा गया है कि क्यू ई और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर ले। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो जो मेरा क्यू है उसकी वैल्यू 12 भी हो गई। अगर किसी ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो 12 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसकी वजह से ये ड्रॉप जो है स्टेशनरी है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो बेसिकली अगर मैं ड्रॉप बनाऊं तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू ई, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी। तो क्यू ई शुड बी इक्वल टू एम जी। यहाँ से क्यू की वैल्यू मुझे पता है, ई की वैल्यू पता है, तो क्यू ई तो क्यू ई ही रहेगा। एम जी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ऑयल ड्रॉप एक स्फेयर होगी, इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल जो कि गिवन है, इनटू जी आ जाएगी। इसमें मुझे सारी चीज़ें पता है, अब आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं विच अमंग द कर्व शोन इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो पहला वाला केस देखें, तो कभी भी मेरे पास कोई कंडक्टर होगा तो उसकी सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको एक
निगेशन से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं बल्कि किसी एंगल पे है, तो बेसिकली मैं इस तरह के एंगल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को दो फील्ड के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। लेकिन अगर कंडक्टर में ही पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फिर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं अवेलेबल होगी, यानी कि जो चार्ज होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अगेंस्ट मूव करने लगेंगे। तो कोई कंडक्टर तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता जब तक उसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना हो जाए। तो ऑब्वियसली चूंकि इस केस में देखो ये वाला लाइन देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लग रही है। तो कभी भी अगर इस तरह के केसेस होंगे तो इसका मतलब इस तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती हैं। जो पार्ट टू है तो ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे लाइन निकली नेगेटिव पे गई, यहाँ तक तो मुझे ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है जो कि नहीं हो सकता है, और यहाँ पर फिर वो पॉजिटिव चार्ज में घुस रही हैं, ये भी नहीं हो सकता है, इसलिए सेकेंड एग्जाम्पल गलत है। थर्ड वाला एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली सही है। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज रखे होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी, तो ये सही है। फोर्थ वाले एग्जाम्पल में फिर वही प्रॉब्लम हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है तो अच्छा है, लेकिन फिर वो पॉजिटिव चार्ज पे ही खत्म हो जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्ट ई में देखूं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और करीब करीब परपेंडिकुलर सी दिखाई दे रही हैं, हालांकि एक आध पॉइंट है जहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है। नेगेटिव चार्ज पे जा रही हैं, वहाँ पर भी करीब करीब परपेंडिकुलर है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का लूप बन गया है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी जगह से चल करके वापस वहीं पर आ जा रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में इस तरह का लूप फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए ये वाला जो केस है ये भी गड़बड़ है। तो इन पांचों जो डायग्राम है इनमें से खाली सी वाला जो केस है ये पॉसिबली इट कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इसके अलावा बाकी चारों गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। वहां पर सब जगह पर जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। तो मतलब डायरेक्शन तो कांस्टेंट है पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और वो इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। अब पूछ रहे हैं व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो इसमें से फोर्स और टॉर्क निकालने के बारे में पूछा है। तो अगर मैं एनसीईआरटी में देखूं तो इन्होंने क्वालिटेटिवली तो फोर्स का अंदाजा लगाना बताया है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कोई डाइपोल होगा तो उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये नहीं बताया। तो मैं फोर्स को थोड़ा एक मिनट रुक करके देखूंगा। पर टॉर्क के बारे में तो उन्होंने बताया है कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि जो वेक्टर पी है वो माइनस के कैप के अलॉन्ग है और वेक्टर ई जो है वो के कैप के अलॉन्ग है। तो पी क्रॉस ई की वैल्यू जो भी पीई कॉस पीई साइन 180 डिग्री हो जाएगी, जो कि वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टॉर्क तो मेरा 0 हो जाएगा। अब फोर्स की वैल्यू देखते हैं। जो मेरा डाइपोल है उसको मैं थोड़ी देर के लिए डाइपोल ना देख करके दो अपोजिट चार्ज देखता हूं। तो ये जेड चार्ज है और सपोज करो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा है तो दूसरा माइनस क्यू थोड़ा आगे रखा है, बिकॉज जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। सपोज करो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट z है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट z प्लस ए ले लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस में नॉर्मली a लेता हूं। तो यहां पर क्या होगा, जो मेरा z वाला पॉइंट है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इंटू क्यू। इस प्लस क्यू वाले चार्ज के ऊपर E एट जेड इंटू क्यू का फोर्स लगेगा और इस माइनस क्यू वाले चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जो दूसरा फोर्स लगेगा वो
नीचे की तरफ लगेगा और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इंटू जेड प्लस ए इंटू क्यू। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाने पे बढ़ रही है, इसलिए ये वाला फोर्स लार्ज होगा और ये वाला फोर्स स्मॉल होगा। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू Q कॉमन ले लूँ, E एट जेड प्लस ए माइनस E एट जेड अलोंग माइनस के कैप हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। नीचे वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स छोटा है, इसलिए दोनों पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनका डिफरेंस ले लिया, और चूंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा है इसलिए नीचे के डायरेक्शन में हो गया। अब मुझे किसी तरीके से इस चीज़ की वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड प्लस ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड अपॉन ए, और यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये टर्म तो मेरा P हो गया। ये जो मेरा टर्म हो गया ये एक्चुअली कहीं से देखा जाए तो DE बाई DZ टाइप की चीज़ हो गई। बिकॉज हो क्या रहा है कि मैंने दो पॉइंट लिए, वहाँ पर अलग अलग फील्ड का डिफरेंस निकाला और डिवाइडेड बाई सेपरेशन ऑफ द पॉइंट से डिवाइड कर दिया, तो एक तरह से DE बाई DZ के इक्वल हो गया, जिसकी वैल्यू 10⁵ है। तो इसलिए जो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो माइनस P DE बाई DZ हो जाएगा अलोंग के कैप। P की वैल्यू 10⁻⁻7 है, तो ये 10⁻⁻7 इंटू 10⁵ नेगेटिव साइन के साथ अलोंग के कैप, तो ये 0.01 न्यूटन अलोंग माइनस के कैप, ये इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स आ जाएगा। तो जब भी मुझे डाइपोल पे फोर्स निकालने को कहा जाए तो मैं क्या करूँगा, उस डाइपोल को डाइपोल की तरह से नहीं, प्लस क्यू और माइनस क्यू के दो चार्जेस की तरह से देख लूँगा। प्लस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस अलग अलग निकाल करके उनको वेक्टर्स की तरह से ऐड करके, यहाँ पे दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो फोर्सेस को जब मैंने ऐड किया तो एक्चुअली उनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गए, उनको वेक्टर की तरह से ऐड करके हम नेट फोर्स निकाल लेंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म होती तो दोनों फोर्स बराबर हो जाते और तब नेट फोर्स 0 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज शोन इन द फिगर ए। तो मेरे पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, इज गिवन अ चार्ज कैपिटल Q, शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो भी टोटल चार्ज है वो पूरा का पूरा आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि पूरा का पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे नहीं आएगा, तो बाहर का जो चार्ज है वो Q ना हो करके Q डैश है। तो जो बाहर का चार्ज है वो Q ना हो करके Q माइनस Q डैश है, Q से थोड़ा कम है। तो अगर बाहर का चार्ज Q माइनस Q डैश है तो इसका मतलब अंदर यहाँ कहीं पर Q डैश चार्ज होगा, और अगर अंदर Q डैश चार्ज है तो मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं जो कि बिल्कुल इसकी आउटर सरफेस को टच करती हुई जा रही है, तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब मुझे पता है कि चूंकि ये मेरी जो गॉसियन सरफेस मैंने अभी बनाई है ये कंडक्टर के जस्ट अंदर है, और कंडक्टर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। मैं कंडक्टर की सरफेस पे नहीं कह रहा हूँ, कंडक्टर के जस्ट अंदर कह रहा हूँ। तो कंडक्टर के अंदर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसका मतलब इसका जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इस फ्लक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब Q डैश की वैल्यू 0 ही होगी। इसका मतलब बाहर जो सरफेस पे चार्ज है जिसको मैं Q माइनस Q डैश ले रहा था वो एक्चुअली Q ही है, सारा का सारा चार्ज बाहर रिसाइड करेगा। तो फिर से सिंप्लीफाई करें, अगर मान लो मेरे पास कंडक्टर के अंदर कहीं चार्ज है तो मैं उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना करके फ्लक्स निकालूंगा, तो उसकी वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। पर कंडक्टर के अंदर जो कि हर जगह गॉसियन सरफेस पे, किसी भी गॉसियन सरफेस पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वही 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। अब पार्ट बी में कह रहे हैं कि अनदर कंडक्टर बी विच चार्ज Q इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग B इंसुलेटेड फ्रॉम A। तो यहाँ पे एक B चार्ज रख दिया, इसके ऊपर स्मॉल q चार्ज है। शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ A इज Q प्लस स्मॉल q। तो अब अगर यहाँ पर इसको मैं फिर से बनाऊं, अगर अंदर वाले जो B वाली चीज़ है इसकी सरफेस पे Q चार्ज है, तो ये मेरी कैविटी की इनर सरफेस है,
ये वाली सरफेस, और ये मेरी कंडक्टर की आउटर सरफेस है। तो फिर से क्योंकि इस मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, फ्लक्स ज़ीरो है, इसलिए इस क्यू को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू ही होगी। बिकॉज अगर मैं इस मेटल के थ्रू कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं तो उसके थ्रू फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्यू इन की वैल्यू जीरो है। तो अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस पे होना ही होगा, ताकि टोटल चार्ज जीरो हो जाए। अब अगर इस इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया है तो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आउटर सरफेस पे क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज होगा, ताकि टोटल चार्ज की वैल्यू वही कैपिटल क्यू रहे जो कि पहले थी। इसलिए आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा। फिर पार्ट सी पूछ रहे हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट, सजेस्ट अ पॉसिबल वे। तो मुझे किसी भी चीज़ को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से के वेरिएशन से बचा करके रखना है तो मैं क्या करूँगा, उसको एक कंडक्टर के अंदर रख दूंगा। कंडक्टर के अंदर रखने से क्या होगा कि अगर मान लो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाएंगे, और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देगी और अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 मैं फिलहाल नहीं करा रहा हूँ बिकॉज अभी जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ सो दे आर मेनली बोर्ड सेंट्रिक। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहे हम लोग ये वीडियो। कम्पिटिटिव एग्जाम की चीज़ें हम लोग बाद में कभी लेकर के आएंगे। तो अभी ये वीडियो बिल्कुल बोर्ड के लेवल के लिए है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं नहीं करा रहा हूँ, ये भी सेम रीज़न की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है पर इसका बहुत ही छोटा सा आंसर है, चलो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, इट इज़ नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which constitute nuclei of ordinary matter are themselves built out of more complex units called quarks. A proton and a neutron consist of three quarks. Two type of quarks are so-called up quark denoted by U of charge plus 2 by 3e and down quark denoted by D of charge minus 1 by 3e together with electron build up ordinary matter. फिर इसके बाद वाली लाइन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। तो बेसिकली मेरे पास दो तरह के क्वार्क हैं। क्वार्क्स हैं अप और डाउन। इनका चार्ज +2/3e, इनका -1/3e। अब मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी दो चीज़ें मुझे बनानी है, दोनों में 3 क्वार्क इस्तेमाल करने हैं। प्रोटॉन ऐसा हुआ कि नेट चार्ज जो हो वो ई हो जाए, और न्यूट्रॉन ऐसा हुआ कि नेट चार्ज 0 हो जाए। तो अगर मुझे नेट चार्ज ई चाहिए तो मैं यू यू डी टाइप के 3 क्वार्क यूज कर लूंगा। तो 2/3 + 2/3 4/3 हो जाएगा, इसमें से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो Q = E आ जाएगा। न्यूट्रॉन बनाने के लिए मैं यू डी डी टाइप के क्वार्क यूज कर लूंगा। तो U का +2/3 और दोनों डी का -2/3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 में फिर नहीं करा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वैसे तो ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी चूंकि काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से मिला जुला सवाल है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q एंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी vx। तो हम लोगों ने पहले इस तरह का सवाल किया था। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये vx वेलोसिटी से आ रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स shows that the vertical deflection of the particle at far edge of the plate is QEL² / 2m vx का स्क्वायर। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में इस तरह की प्रॉब्लम पढ़ी थी कि सपोज करो मेरे पास कोई हिल है और उसके टॉप पे मैं u वेलोसिटी से कोई पत्थर फेंकूं तो एक पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री लेकर के गिरता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो मेरा मोशन था उसमें मैं x कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन में v = u ले लेता था, और जो y कॉम्पोनेंट ऑफ द मोशन था उसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता था
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर के और एक्सेलरेशन हाफ जी टी कट और एक्सेलरेशन g लेकर के वेलोसिटी को मैं gt या डिस्प्लेसमेंट को हाफ जी टी स्क्वायर लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। तो जिस तरह की प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम हम लोग ग्रेविटेशन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की प्रॉब्लम है जैसे इस प्रॉब्लम में नीचे की डायरेक्शन में g एक्सेलरेशन लग रहा था बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो चूंकि डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये नेगेटिव Q चार्ज का पार्टिकल है, इसलिए यहाँ पर मैं इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन एल होगा जिसकी वैल्यू Q मतलब इसका नेगेटिव Q का जो मैग्नीट्यूड है QE/m होगी। तो अब सिंपली अगर मैं देखूं तो मेरे मोशन के दो कंपोनेंट हैं। मेरा जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में चल रहा है vx वेलोसिटी से, y डायरेक्शन में uy की वैल्यू 0 है और ay की वैल्यू QE/m है। तो किसी टाइम t पे अगर मैं इसका x कंपोनेंट देखूं तो उसकी वैल्यू vxt हो जाएगी और y कंपोनेंट देखूं तो y कंपोनेंट का जो डिफ्लेक्शन होगा उसको देखूं तो उसकी वैल्यू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर होनी चाहिए थी। uy तो 0 है तो इसकी वैल्यू t स्क्वायर, सॉरी साफ नहीं आया, तो इसकी वैल्यू हाफ q स्क्वायर e स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगी। अब हाफ QE/m इंटू टी स्क्वायर हो जाएगी। मैं अगर यहाँ पर t की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू, यहाँ से t की वैल्यू x/vx हो गई, तो y की वैल्यू QE/2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई vx स्क्वायर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में अगर ये लेंथ l है तो जो मेरा x है इसकी वैल्यू l हो गई। तो l दूरी जब मैं इधर चलूँगा तो जो मेरे पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा y, उसकी वैल्यू QE/2m इंटू l स्क्वायर बाई vx स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मेरा डिजायर्ड रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं कि सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 3 इज एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली मेरे Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गई। प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी vx दे दी। इफ E बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाई 0.5 सेंटीमीटर इतना, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। इन्होंने सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दिया, ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब इसलिए अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा तो तुरंत आके टकरा जाएगा, यहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा तो थोड़ा दूर जा करके टकराएगा। तो मैं यहाँ पर अपने प्रॉब्लम में एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो पार्टिकल, जो मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया है वो वेरी क्लोज टू नेगेटिव प्लेट प्रोजेक्ट किया गया है, क्योंकि मुझे यही एक डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर का पता है। तो यहाँ से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया तो ये क्या होगा, जिससे पीछे डिफ्लेक्शन हो रहा था वैसे ही डिफ्लेक्ट होकर के चलेगा। अगर प्लेट ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होगी तो किसी एक पॉइंट पे आकर के ये इस प्लेट पे टकरा जाएगा। मुझे ये डिस्टेंस x या l जो भी कह लो, x ये बताना है। तो जो मेरा पिछला रिलेशन था y इज इक्वल टू QE/2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई vx स्क्वायर, वहाँ पर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि x की क्या वैल्यू होगी अगर y की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है। तो मुझे q की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी पता है, सब चीज़ें पता हैं। इस रिलेशन में डाल करके x की वैल्यू सॉल्व कर लूँगा, इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।